Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेईई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं कोटा में पढ़ाता हूं वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। ठीक है, चलो आगे बढ़े थे मैंने कल आपको करने के लिए, क्या आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? आओ फिर देखते हैं। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली उतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएंगे जितनी आसानी से मैंने आपको लास्ट के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे कल।
ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े से अच्छे वाले सवाल हैं और ये तैयार हो, ये क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होंगे उसी तरीके से। कैसे ये सॉल्व होंगे ठीक वैसे ही जैसे हमने पहला वाला तरीका देखा था, कांस्टेंट लेंथ मेथड। याद आ रहा है क्या? कांस्टेंट लेंथ मेथड क्या था? तो भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने आपसे ये कहा था कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को तो x1 मान लो और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को x2 मान लो, और मैंने आपसे कहा था x1 प्लस x2 तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो x1 डॉट प्लस x2 डॉट बन गया 0, और जैसे ही x1 डॉट प्लस x2 डॉट 0 बना, अब अगर ये v1 से इधर जा रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये v1 से इधर जा रहा है तो x1 जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो x1 बढ़ रहा है या कम हो रहा है? x1 जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा कम, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो v1 इधर आ गया, ये x1 कम हो रहा है। x1 कितनी रेट से कम हो रहा है बच्चों? तो वो हो जाएगा v1 cos थीटा से कम, ठीक है। और अगर ये v1 cos थीटा से कम हो रहा है, इसका मतलब ये कह रहा हूं कि x1 डॉट बन जाएगा, मतलब dx1 बाई dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस v1 और cos थीटा, माइनस v1 cos थीटा, और x2 है वो बढ़ रहा है v2 से, तो x2 डॉट हो जाएगा प्लस v2। आई होप आपको कल वाली क्लास से याद आ रहा होगा। अगर आप चाहते हो वाकई कि आपको सब कुछ बिल्कुल मस्त क्लियर हो जाए, बिल्कुल बढ़िया क्लियर हो जाए, तो कल वाला जो सेशन था वो जरूर देख लेना, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। तो उसका जो कल वाला जो सेशन था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो जो है सेशन के बाद में, और वो वाला लिंक जरूर देख लेना, उसी से आपको और बढ़िया से क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये जो सीरीज पूरी चल रही है, जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, पहले मैंने इसमें वेक्टर्स के बारे में बात करी, उसके बाद काइनेमेटिक्स के बारे में बात करी, अब हमने एलएलएम के बारे में बात कर रहे हैं। ये सीरीज अगर आप इज्जत से पूरी देख लेते हो ना, तो गारंटीड है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस नीट 2021 के इस सीरीज से फंसने वाले हैं। और इस सीरीज में जैसा कि आप जानते हो, मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराता हूं, क्वेश्चंस से पहले उनकी पूरी थ्योरी भी कराता हूं, ठीक है। मतलब पूरी थ्योरी एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी फटाफट काम की थ्योरी, काम के फॉर्मूले, मेरे जो रामबाण मैंने बना रखे हैं पूरे के पूरे सिलेबस के लिए, वो सारे रामबाण मैं आपको बता देता हूं कि देखो फटाफट से ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, ये वाला क्वेश्चन ये ऐसे सॉल्व होता है, ये चीज लिखी हो, इस बात का मतलब ये है, क्वेश्चन में अगर ये टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब इसको कैसे यूज करना है, इस तरीके के सारे हिंट्स। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब हम घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, या जब हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि एक्चुअली ये है कि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हर सवाल चीख के बोलता है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि बच्चे उन प्रॉब्लम्स को पकड़ नहीं पाते, या उन जो चीखे है ना, जो उन आवाज़ों को हम सुनते ही नहीं है, ठीक है। एक सवाल है चीख के बोल रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो यहाँ सिंपल सी बात यहाँ पे ये आती है कि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये जो दूरी है, ठीक है, जो ये कांस्टेंट लेंथ मेथड वाला जो तरीका मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आंसर तो मेरा ये आ ही गया है, v1 cos थीटा की वैल्यू v2 के बराबर हो ही जाएगी, बात खत्म हो गई है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें जो गलती करते हैं लोग वो क्या है, ठीक है, एक गलती से बचाने का तरीका क्या है, कैसे मैं इंश्योर कर सकता हूं कि आप एग्जाम में गलती ना करें, वो गलतियां मैं आपसे अभी करवाऊंगा। एंड आई होप आप पेन पेपर लेके बैठे हों, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद ये हो गया कि वेलोसिटी आ गई v1। अब यहाँ पे एक कॉमन गलती होती है, ये कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये v2 से नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं वो जो गलत वाला लॉजिक है वो भी बता देता हूँ, और उसमें क्या गलती है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये v2 से नीचे आ रहा है, अगर ये v2 से नीचे आएगा तो ये v2 से इधर जाएगा, और ये v2 से इधर जाएगा, तो v2 cos थीटा की वैल्यू v1 होनी चाहिए। तो अगर सर ये वाला है, ध्यान से सुनना, मैं क्या लॉजिक सुनना, ये हो सकता है जब आप अकेले बैठे होगे ना, अकेले बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो आप ये गलती करोगे कि सर अगर ये इधर जा रहा है v2 से, तो v2 के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो v2 cos थीटा v1 के बराबर आएगा ना, v1 cos थीटा v2 के बराबर क्यों आया, ठीक है। ये लॉजिक गलत है। क्या गलती है इसमें? अरे भाई अगर v2 cos थीटा v1 होता तो मुझे ये बता v2 sin थीटा का क्या हुआ, ये जो रिंग थी वो नीचे तो नहीं आई, ये रिंग जो थी वो नीचे तो नहीं आई, क्योंकि वो तो रॉड, इस वाली रॉड ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, ये रिंग नीचे तो नहीं आई, इसका मतलब v2 sin थीटा तो कुछ हुआ ही नहीं।
और v2 sin थीटा नहीं हुआ, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हमारा अजम्पशन ही गलत था कि v2 के कंपोनेंट्स करने हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया इस वाले तरीके से सॉल्व करो, ठीक है यार। इनफैक्ट ये वाली लाइन भी मैंने आपके लिए बताई है, आपको पता है डायरेक्टली हम तो पहली लाइन तो यही वाली लिखेंगे, x1 डॉट प्लस x2 डॉट इक्वल टू 0, और उसी के बस वैल्यू डाल देंगे। आई होप आपको याद आ रहा है x1 डॉट क्या है। अरे हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं, x1 डॉट क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे ना जो कल नहीं थे। x1 डॉट की वैल्यू क्या है? dx1 बाई dt को x1 डॉट बोलते हैं। इनफैक्ट एक और चीज होती है x1 डबल डॉट, दो बार डॉट, वो क्या होता है? डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर, ठीक है। और ये हालांकि ये आपको लग रहा होगा कि सर कितने आलसी हो यार, डी बाई डी टी लिखने की जगह डॉट लगा दिया आपने, पर चिंता मत करो, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि ये मेरे जैसे किसी महान आलसी नहीं बनाया होगा जिसने भी ये सिंबल बनाया है कि भाई कौन बार बार डी बाई डी टी लिखे एक डॉट लगा दो, ठीक है। टाइम के टर्म्स में जब डेरिवेटिव होता है तो एक डॉट से रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से मुझे बताओ, x डॉट क्या बनेगा? x डॉट बनेगा वेलोसिटी, v डॉट क्या बनेगा? v डॉट बनेगा एक्सेलरेशन, a डॉट क्या बनेगा? a डॉट कुछ बनेगा क्या? a डॉट क्या होता है? a डॉट वैसे हमारे सिलेबस में होता नहीं है, वैसे उसको हम लोग प्यार से जर्क बोलते हैं, ठीक है। या वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। a डॉट वो लिख गया तो इसलिए मैं चलो बता देता हूँ। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, हेलो विश्वजीत, हाय अंकित, कैसे हो आप? हाँ जी पूजा जी, सब बढ़िया, ठीक है भाई। सर मीन्स v2 इज परपेंडिकुलर टू v1 एज कंपोनेंट। v2 इज परपेंडिकुलर क्यों बेटा? नहीं, v2 परपेंडिकुलर थोड़ी है भाई, v2 तो इधर है, इसकी वेलोसिटी v2 है, v1 का इधर वाला कंपोनेंट v2 के बराबर है, ये बोलोगे आप। परपेंडिकुलर होते तो फिर तो दोनों के मतलब इसका इधर वाला जो कंपोनेंट है वो 0 आ जाता। v1 का इधर वाला कंपोनेंट जो है ना, v1 cos थीटा, वो v2 के बराबर है, ये वाली बात आ गई यहाँ पे। v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2। फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक और अब ये वाला सवाल है, चलो तुम ट्राई कर लो एक बार, करो फटाफट से। मेरी नेक्स्ट क्लास का भाई यार अभी तो शुरू हुई है आज वाली क्लास। वैसे मेरी अब जो एक क्लास है वो आज दिन में 3 बजे है, जिसमें मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, और फिर एक क्लास रात को 8 से 9 है जिसके अंदर मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कैसे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और इस वाली सीरीज की नेक्स्ट क्लास कल सुबह 9:30 बजे, मतलब NLM का पार्ट 3, वो कल सुबह 9:30 बजे, ठीक है। मैं डेली सुबह 9:30 से 11 आता हूँ बच्चों, ये इस वाली सीरीज को लेके। ये वाली सीरीज डेली सुबह 9:30 से 11 चलती है, ठीक है। हाँ, तो वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर? यहाँ क्या बोलोगे भाई, जल्दी से बता दो। मैं एक्चुअली इतना टाइम क्यों स्पेंड किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर लिखिए। जल्दी से बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए एक आ जाएगा, मैं बिना कुछ और लिखे सीधे आंसर के लिए 2 ऑप्शन लिख रहा हूं, बस 2 ही ऑप्शन है, जिसमें एक सही वाला और एक ऑब्वियसली गलत वाला। कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको मुझे बताना है। जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और लिखना क्वेश्चन नंबर 11 और आंसर ए या बी। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर ये जा रहा है आगे v1 से, तो एक तो हो गया v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2, और एक हो गया v2 cos थीटा इज इक्वल टू v1। बहुत कॉमन कंफ्यूजन है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर। जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, इसके अंदर आंसर क्या आएगा? v1 cos थीटा की वैल्यू v2 आएगी या v2 cos थीटा की वैल्यू v1 आएगी? v1 cos थीटा की वैल्यू v2 आएगी या v2 cos थीटा की वैल्यू v1 आएगी? v1 का कंपोनेंट v2 आएगा या v2 का कंपोनेंट v1 आएगा, ठीक है। मैं तो चाह रहा हूं कि जितना कंफ्यूजन जनरेट कर सकूं कर दूं, क्योंकि भाई अगर मैंने कंफ्यूजन जनरेट कर दिया तो इससे फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम के टाइम पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो अकेले में बैठे बैठे आपके दिमाग में कौन कौन से शैतान कूदेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखना ये है कि इन दोनों में से सही आंसर क्या है। तो v1 cos थीटा इक्वल टू v2, या अगर ये v2 से जा रहा है तो ये v2 से जा रहा है, और ये v2 से जा रहा है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 के बराबर हो गया, लेकिन फिर से वही समस्या, ऊपर वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, ये ऊपर थोड़ी उठ गया आसमान जमीन से, ये जमीन नीचे की तरफ, ये जमीन थी, वो जमीन से ये वाला ब्लॉक ऊपर थोड़ी उठ गया है। और अगर ये ब्लॉक ऊपर उठा ही नहीं तो यानी कि v2 का वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, 2 चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, एक बढ़िया सा चीज ट्राई करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक बॉल है ठीक है, और चलो ठीक है, एक प्लैंक और रख लेते हैं, करते हैं।
ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी और बता दूं आपको यहाँ पर, और वो ये है कि देखो इस V1 के दो कंपोनेंट हैं, इस V1 के दो कंपोनेंट हैं, एक रस्सी के अलोंग, एक रस्सी के परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, एक रस्सी के अलोंग और एक रस्सी के परपेंडिकुलर। रस्सी के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है वो तो इन दोनों के बीच की दूरी को कम करने में लगा है, अगर मैं इसको x1 बोलूं, और अगर मैंने इसको बोला x2, तो हम ये कह सकते हैं, पहले तो हम वो तरीका देख लें, x1 डॉट प्लस x2 डॉट इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ व्हाट इज x1 डॉट, व्हाट इज x1 डॉट। तो हम ये कह सकते हैं भाई V1 cos थीटा की रेट से x1 कम हो रहा है। पहली बात तो x1 है क्या, x1 इस ब्लॉक और इस पुली के बीच की दूरी है। प्लीज नोट x1 इज नॉट द मतलब लेंथ ऑफ द रोप, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस पुली। और V1 cos थीटा से ये दूरी कम हो रही है, यानी कि ये हो गया माइनस V1 cos थीटा। और x2 डॉट क्या है, x2 डॉट है इन दोनों के बीच की दूरी, और यहां से V2 बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ये x2 जो है वो V2 की रेट से बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव, और ये आ गया 0, तो यहां से आ गया V2 की वैल्यू आ गई V1 cos थीटा। और ये वाली बात बिल्कुल सच है, और इसका मतलब जितने बच्चों ने आंसर आगरा दिया था वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, सही आंसर है आगरा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इन दोनों के बीच की दूरी को कम करने में लगा हुआ है, और इसी की वजह से ये नीचे जा रहा है। इसको प्रैक्टिकली देखोगे और दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी ये चीज, इसकी वजह से नीचे जा रहा है और इसकी वजह से ये रस्सी घूम रही है, ठीक है, दो चीजें हो रही हैं, एक ये रस्सी घूम रही है और एक ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अपन ये कह रहे थे ये मैंने बना दी यहाँ पे पुली, ठीक है, ये मैंने यहाँ पुली बना दी और वो ब्लॉक टांग दिया, और मान लीजिए कि हाँ सही है लोकेशन, ठीक है। अब ये जो हाथ है मेरा, ये वाला ब्लॉक हो गया। अब समझो इस बात को कि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर ये इधर जा रहा होता तो वो ब्लॉक नीचे जाता, ये अगर ये नीचे वाला ब्लॉक अगर उधर जा रहा होता तो ये ब्लॉक नीचे जाता। अगर इसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होता टेढ़ा वाला, ठीक है, x1 के अलोंग वाला, अगर ये सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होता तो उसी से वो ब्लॉक नीचे जाता। तो जिस रेट से मैं वेलोसिटी दे रहा हूं उसी रेट से तो ब्लॉक नीचे जा रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? जिस रेट से ये वेलोसिटी जा रही है, जो ये वेलोसिटी उसी से तो वो ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो वाला जो कंपोनेंट है, ये V1 cos थीटा वाला कंपोनेंट V2 के बराबर है तो वो ब्लॉक को नीचे लेके जा रहा है। और ये V1 sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, V1 sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तो सिर्फ रस्सी घुमा रहा है, और प्लीज नोट उसकी वजह से वो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा अपनी जगह से। अगर ये सिर्फ V1 sin थीटा की मैं बात करूं तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा। वो ये जो लाल वाली बॉल है, जो लटका हुआ ब्लॉक था, ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा V1 sin थीटा की वजह से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि V2 की वैल्यू सीधे सीधे बस V1 cos थीटा ही तो है, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है ये था V1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट था V1 sin थीटा। तो जल्दी से बताओ V2 की वैल्यू V1 cos थीटा के बराबर है या V1 sin थीटा के बराबर है? V2 की जो वैल्यू है वो V1 cos थीटा के बराबर है या V1 sin थीटा के बराबर है? वो V1 cos थीटा के बराबर है। समझ में आई ये वाली बात? बिल्कुल क्लियरली नजर आ गया क्या आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ भाई अगले सवाल पे। अब जल्दी चलो बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ। यहां पे क्या हो रहा है कि एक धरती बना दूं, यहां पे धरती नहीं है, तो भाई ये रही धरती, ठीक है, आने दो। वो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और एंगल थीटा पूछा हुआ है किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। तो अगर यहां पे एंगल थीटा पूछा हुआ है किसी इंस्टेंट पे, तो आपको बताना ये है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या इनके बीच में रिश्ता निकाल दो। तो अगेन फिर से वही वाली कहानी, ये x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, और लिखा x1 डॉट प्लस x2 डॉट इक्वल टू 0। x1 हो गया, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये है x1, ठीक है। और ये पुली तो वही रह गई, ये अगर 6 से इधर जा रहा है तो x1 डॉट हो जाएगा +6, और x2 डॉट हो जाएगा इस वाली वेलोसिटी 10 का इधर वाला कंपोनेंट 10 cos थीटा माइनस 10 cos थीटा, क्योंकि x2 कम हो रहा है, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/10 आ जाएगी, यानी कि 3/5। और अगर cos थीटा की वैल्यू 3/5 आ रही है, इस बात का मतलब क्या है, ये 3 है,
सॉरी ये 3 है, ये 5 है, ये थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये 3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और कॉस थीटा अगर ये आ गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। आई होप आपको पता होगा कि ये 3 4 5 वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल्स जो होते हैं वो 53 डिग्री और 35 डिग्री और 37 डिग्री होते हैं। पता है क्या वाली बात? चलिए 53 डिग्री इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। V1 θ1 और V2 θ2 में रिश्ता क्या है? इन चार के बीच में रिलेशन निकालना है। V1 θ1, V2 और θ2 के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो निकाल लेगा, फिर वही सिंपल तरीका, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, इसको बोलने का x1, उसको बोलने का x2, ठीक है, और फिर कहने का कि x1 डॉट प्लस x2 डॉट इक्वल टू 0। कभी एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना होता तो 2 बार डॉट लगा दो और कोई फर्क नहीं पड़ता। अब V1 का इधर वाला कंपोनेंट इस दूरी को कम करने में लगा हुआ है, इस ब्लॉक और इस पुली के बीच की दूरी को, तो माइनस V1 cos θ1, ये आ गया माइनस V1 cos θ1। और V2 के 2 कंपोनेंट हो गए, एक रस्सी के परपेंडिकुलर, एक रस्सी के पैरेलल। रस्सी के पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है वो पुली और ब्लॉक के बीच की दूरी को बढ़ा रहा है, रस्सी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रस्सी को घुमा रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली x2 जो है वो बढ़ रहा है, x2 बढ़ रहा है तो वो कितनी बढ़ रहा है, तो पहली बात तो x2 डॉट पॉजिटिव आएगा, और कितनी देरी से बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है V2, ये θ2 है तो ये भी θ2 है, ठीक है। और अगर ये θ2 है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी θ2 है, तो ये V2 cos θ2 से बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा V2 cos θ2 इक्वल टू 0, यानी कि V1 cos θ1 इज इक्वल टू V2 cos θ2। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इस केस में आंसर। समझ में आ रही है बच्चों सबको? क्लियर है? कॉस या साइन का ध्यान रखना। ये V1 cos θ1 हो गया, और तो ये लाइन सीधी चली गई, ये लाइन सीधी चली गई, और ये θ2 है तो ये θ2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये V2 cos θ2 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? सर प्लीज रीड माय कमेंट जल्द, बिल्कुल बिल्कुल यार, एक्चुअली मैं कभी उधर मुंह कर रहा होता है, पीछे से कमेंट निकल जाता है यार, तो इससे बेहतर होगा अगर आप अपना कमेंट रीड करवाना चाहते हो तो बजाय ये कहने के सर मेरा कमेंट दोबारा पढ़ लो, आप अपना कमेंट दोबारा पोस्ट कर दो, ठीक है। तो उससे मतलब देर आर ग्रेटर चांस के, क्योंकि अब वो चैट में निकल गया आपका कमेंट, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि सर मेरा कमेंट आपने नहीं पढ़ा तो दोबारा पोस्ट कर दो, कोशिश में यही रहता है। x1 x2 क्या है सृष्टि? बेटा एक बार प्लीज आप कल वाला जो सेशन था वो एक बार देख लो, ठीक है। कल शाम को मैंने सेशन लिया था, तो आपको मतलब इस चैनल के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको कल शाम को एक चैनल सेशन मिल जाएगा। अभी ये NLM पार्ट 2 है, NLM पार्ट 1 के अंदर मैंने पूरा समझा रखा है। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बताया था, x1 जो है वो मैंने डिस्टेंस अज्यूम किया हुआ है इस ब्लॉक और इस पुली के बीच का, और x2 इस पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस अज्यूम किया हुआ है। तो और जो दूरियां हैं वो उनका जो सम है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो डेरिवेटिव आया उसको वो कुल मिला के 0 आ गया, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है बच्चों सबको? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम आज की बात पे आ जाते हैं, और वो है नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम्स ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे प्यारे बच्चों को। कई सारे जो हमारे बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, उनको एफबीडी बनाने नहीं आते यार अभी तक, वो बिना एफबीडी के काम चलाते रहते हैं, और उस चक्कर में बहुत गड़बड़ होती है, ये बहुत फंसते हैं वो जाके कह रहे यार, मतलब है क्योंकि वो हवा में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। प्लीज डोंट बच्चों, अगर आप मैकेनिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सर्कुलर मोशन, इन सब में से कुछ भी पढ़ना चाह रहे हो तो देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं है इस केस में, ठीक है। आपको अगर आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ऐसे हवा में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। हो सकता है कि मतलब कोई बहुत आसान 2-4 सवाल, ठीक है, ये देखो फोर्स लगा, ये F = मैंने हवा में लिख दिया, तो आसान सवालों में हो जाता है। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि जब वो आसान सवाल वो भी कोई सामने खड़े होकर कर रहा होता है तो लगता है कि हाँ हो गए, लेकिन जब वही सवाल एग्जाम में आता है और आप वहां पे आप जब प्रेशर में होते हो ना, जब आपको ये लग रहा होता है ना कि भाई मेरे पिछले 2 या 3 साल की मेहनत और आगे आने वाली पूरी जिंदगी इन 3 घंटे पे डिपेंड कर रही है, तो आपकी हवा टाइट हो जाती है, और उस टाइम पे आप ये तुक्के नहीं मार सकते वहां पर, ठीक है। या तो आपने बहुत प्रैक्टिस करी हो तो अलग बात है, अदरवाइज आपके पास स्टैंडर्ड तरीके होने चाहिए कि नहीं यार ऐसे करो, रामबाण ये लगाओ, आंसर आएगा, ठीक है। तो वही तरीके मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके नहीं, बिल्कुल एज सिंपल एज पॉसिबल चीजें बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। चलो देखते हैं,
इस क्वेश्चन में क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं, एफबीडी बना रहे हैं। और एफबीडी अगर हमने यहाँ पे बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या होता है, पहली बात तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हो गया कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर खूब सारी फोर्सें लग रही थी, खूब सारे लोग आसपास में खड़े थे, फोर्स लगा रहे थे, या कोई हो सकता है कोई दूर से फोर्स लगा रहा है। और अगर कोई कई सारे लोग इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हमें क्या करना है, उस बॉडी को छोड़ के बाकी सारी बॉडी हटानी है और उन बॉडीज द्वारा लगाई गई फोर्स दिखानी है बस इसके ऊपर। ऐसे डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो ये जमीन है, जमीन के ऊपर यहां पे रखा है एक डब्बा और यहां डब्बे के ऊपर रखा है एक और डब्बा। एफबीडी के अंदर जो मेरा तरीका बताने का करने का वो ये है कि उसके अंदर मास लिख देते हैं, मास उसके अंदर लिख दिया करो डायग्राम के अंदर ही, ठीक है। मान लो ऊपर वाला डब्बा 5 किलो का है, नीचे वाला डब्बा 10 किलो का है, मैंने जानबूझ के टच करके नहीं दिखाया, ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। अब मान लो कि इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है वो तो n है, n1 है, ठीक है। नहीं, कलर अच्छा नहीं लग रहा। मान लो कि इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है, यहां का नॉर्मल तो हो गया n1 और यहां का नॉर्मल हो गया n2, ठीक है। अब प्लीज नोट, मैंने ऐसे टेढ़ा करके नॉर्मल क्यों दिखाया। अब सवाल यहां पे ये आता है कि नॉर्मल किधर लगता है, तो नॉर्मल हमेशा उधर लगता है। नॉर्मल इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स, नॉर्मल हमेशा धक्का मारता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं कह रहा हूं ये मेरे दो हाथ है या दो हाथ ऐसे लिए और इनको मैं इस तरीके से पुश कर रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से पुश कर रहा हूं तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल लग रहा है वो किधर लग रहा है, वो इधर लग रहा है या इधर लग रहा है। या अगर मैं इसको ऐसे करके पुश कर रहा हूं तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है, जल्दी बताओ। तो वो तो डिपेंड करता है ना हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर ऊपर वाले की बात कर रहे हो तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, और नीचे वाले की बात करो तो इसने इस पे नॉर्मल नीचे लगाया है। तो किस पर लगाया है और किसने लगाया है इस पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल का डायरेक्शन क्या आएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है तो नीचे वाले ने ऊपर वाले पे फोर्स लगाई है, ऊपर वाले ने नीचे वाले पे फोर्स लगाई है। और अगर ऐसा हुआ है नीचे वाले ने ऊपर वाले पे फोर्स लगाई, ऊपर वाले ने नीचे वाले पे फोर्स लगाई, और मैं कहूँगा नहीं मुझे तो इन दोनों का एफबीडी बना के दिखा दो आप, तो अगर मैंने इन दोनों का एफबीडी बनाने की कोशिश करी, ये लो मैं 5 किलो का एफबीडी अलग बनाऊंगा और यहाँ पे 10 किलो का एफबीडी अलग बनाऊंगा, ठीक है। अब मैंने अक्सर देखा है, अच्छा बाकी चीजें दिखानी नहीं मुझे, ठीक है, बाकी चीजें मुझे दिखानी ही नहीं है, तो मैं इसका खैर अभी यहाँ से हटा देता हूँ। 10 किलो का एफबीडी मैं नीचे अलग से बना देता हूँ। 10 किलो का जब मैंने एफबीडी बनाया तो वो मैंने बनाया यहाँ पे, ये 10 kg का एफबीडी यहाँ बनाने वाला हूँ मैं, और इस पे लगने वाली सारी फोर्स दिखाएंगे हम। तो पहली फोर्स तो क्या लगेगी भाई, इसने इस पे नॉर्मल लगाया, तो वो जो नॉर्मल है वो किधर आया, यहां से जो नॉर्मल लगा वो ऊपर की तरफ लगा, उसको बताया मैंने n1, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ तो उसको भी आता है, ए ने बी पे फोर्स लगाई तो बी ने भी तो ए पे फोर्स लगाई। तो अगर 10 ने 5 पे n1 ऊपर लगाया तो 5 ने भी तो 10 पे n1 नीचे लगाया, ठीक है। और कौन सी फोर्स है, अब आती बड़ी कंफ्यूजिंग फोर्स है जिसका नाम है mg। mg किधर लग रही है, तो भाई देखो ऐसा है, इस पे mg यहां लगेगी 5g, जो इसका मास इंटू जी, ठीक है, इसका वेट। और इस पे mg कितनी लगेगी, नीचे वाले डब्बे पे। अच्छा नीचे वाले डब्बे पे और कौन सी फोर्स लगेगी, नॉर्मल भी तो लगेगा जमीन से, ये जमीन का नॉर्मल भी तो है यहाँ पे, जमीन का नॉर्मल नीचे से लग गया ऊपर की तरफ n2, और क्या लग गया, और लग गई mg। अब मुझे बताओ इसके ऊपर लगने वाली mg किधर होगी, भाई ऑब्वियसली नीचे होगी, कितनी होगी। अब बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे खटाक से फोर्स लगाते हैं सीधे, सर 15 जी, 5 और 10 15 किलो का डब्बा रखा है नीचे 50, नहीं। जब आप इस ब्लॉक का वीडियो बना रहे हो तो इसका मास अगर 10 है तो इसका वेट 10 इंटू जी ही होगा, दैट्स इट। ऊपर वाले का वेट उसका है, वो उसको लगने, उसके ऊपर लगने दो, नीचे वाले पे जो वेट लगेगा वो 10g होगा, इसका वेट सिर्फ 10g होगा और 15g नहीं होगा। कहता सर क्या बात कर रहे हो सर, अगर मैं मान लो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूं और मैंने मान लो कि मैंने कोई चीज उठा ली, क्या उठा लिया, कुछ उठा लिया, मान लो ये ग्लोब उठा लिया, ये 1 किलो का ग्लोब था मैंने उठा लिया और मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ हूं, तो उस केस में क्या होगा, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ 1 किलो का अगर मैंने ग्लोब उठा लिया तो मेरा वेट अगर मान लो मेरा वेट अगर 65 kg है तो या 65 kg अगर मेरा मास वो वेइंग मशीन दिखा रही है, तो अगर मैंने ये 1 kg का मास उठा लिया तो वो 66 दिखाती है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो 66 दिखाती है, पर वो भाई ये बात समझो, वो तुम्हारा वेट नहीं, वो n2 दिखा रही होती है। वेट तुम्हारा अभी भी mg ही है।
अगर तुम्हारा मास m है तो जो वेट है वो mg ही रहेगा, नॉर्मल बदलता है। ठीक है, ये बात समझ लो। इस बात में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मल बदला कि एनवन बदला। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। कैसे समझते हैं कि मान लो अगर आप एक लिफ्ट के अंदर हो, ठीक है, चलो थोड़ी सी देर यही बात कर लेते हैं, वेट और मास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक लिफ्ट के अंदर हो, एफबीडी बनाओ खुद जान जाओ वाले बात है, बहुत बढ़िया खूबसूरत चीजें हैं। ठीक है, इनफैक्ट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ जाएं, आई वुड रियली लाइक कि आप एक क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व कर लें। ठीक है, आई होप आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हो और आप एक्चुअली सॉल्व कर रहे हो। करना जरूर सॉल्व जल्दी से। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि यहां पे एक ब्लॉक है, उसके नीचे एक ब्लॉक और है, और उसके नीचे एक ब्लॉक और है। ये 20 किलो का, ये 10 किलो का, ये 5 किलो का, और जो नॉर्मल्स हैं वो यहां का नॉर्मल है n1, यहां का नॉर्मल है n2, और ये जमीन पे रखा हुआ था, और इन दोनों के बीच का नॉर्मल है n3। जल्दी से इन तीनों का एफबीडी बना दो फटाफट, बहुत ही द्रुतगामी गति से इन तीनों का एफबीडी बना दीजिए। तो ये 5 किलो का डब्बा यहाँ मैंने बना दिया, ये 10 किलो का डब्बा यहाँ बना दिया। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बेटा फायदे में रहेगा, हमेशा डब्बा जब भी एफबीडी बनाओ उसका मास उसके बीच में पहले से लगा दो। ठीक है, अब फोर्सेज क्या क्या लगेंगी भाई, पहली बात तो वेट लगेंगे। तो भाई वेट लग जाएगा, इसका वेट होगा 5g। हमेशा वेट जो होगा उस बॉडी का मास इंटू जी ही होगा और उसके सिवा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आ गया 10g और यहाँ पे हो गया 20g। ठीक है, फिर आई बात नॉर्मल्स की, तो नॉर्मल क्या लगेगा, उस पे लग गया ऊपर की तरफ n1। ठीक है, इस पे लगा n1 ऊपर की तरफ, 10 kg पे ऊपर से 5 kg ने नीचे की तरफ लगाया n1, और नीचे से 20 kg ने ऊपर की तरफ लगाया n2, और 20 kg के ऊपर ऊपर से 10 kg ने लगाया n2, और नीचे से धरती ने लगाया n3। समझ में आ गए सारे के सारे, बढ़िया समझ में आ गए। चलो एफबीडी बना ली सारे। अगर ये सारे एफबीडी बन गए हैं तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और अगली बात कर सकते हैं। आई होप आपने ये एफबीडी अपने आप बना लिए थे और सही बनाए थे। ठीक है, वैसे तो इसके ऊपर मुझे एक फनी सा क्वेश्चन याद आ रहा है, लेकिन चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, बढ़िया सा सवाल, सुंदर सा, और वो ये है कि भाई मान लो यहां पे एक गधा था। कौन था, गधा था। ये पूछ, एक गधा था यहां पर, ठीक है, और गधे के ऊपर एक आदमी, एक लड़का बैठा हुआ, नहीं हाँ ठीक है, एक लड़का एक गधे के ऊपर बैठा हुआ था। ये लड़का ऐसे गधे के ऊपर बैठा हुआ था, जा रहा था। अच्छा, गधे के ऊपर एक पोटली भी रखी थी। मान लो गधे का मास था m1, लड़के का मास था m2, और पोटली का मास था m3। ये जमीन है, और जो नॉर्मल्स हैं वो कितने कितने हैं, यहां का नॉर्मल है n1, यहां का नॉर्मल है n2, और यहां का नॉर्मल है n3। ठीक है, अब जब ये गधा यहां पे था तो उसको अचानक ऐसा लगा, उसे अपने वो गधा मतलब जो लड़का जो ऊपर बैठा था उसको लगा यार ये जो गधा है मेरा, उस बेचारे ने मेरा वजन भी संभाल रखा है, ऊपर से पोटली का वजन भी संभाल रखा है, दोनों का वजन संभाल के बैठा है, तो यार गधे के ऊपर काफी लोड हो गया। तो उस महान आदमी ने क्या किया कि वो गधा तो खैर था ही सही, अपनी जगह पे बैठा ही था, मतलब चली खड़ा ही रहता जो भी है, और लड़का इसके ऊपर यहां बैठा हुआ था। लड़के ने क्या किया, पोटली उठा के अपने सर पे रख ली। ठीक है, पोटली उठा के अपने सर पे रख ली कि भाई गधे का लोड कम हो जाए। और अब ऑब्वियसली अब मासेस तो खैर ये m3 ऐसे ही, ये वाले भाई साहब का मास m2 ऐसे ही, और गधे का मास m1 ऐसे ही। और जो नए वाले नॉर्मल्स आए नीचे की तरफ, वो यहां पर आ गया n1 डैश, इसके नीचे का नॉर्मल हो गया यहाँ पे n2 डैश, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का नॉर्मल हो गया n3 डैश। बेसिकली आपको n1 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, n1 डैश की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, और ये प्रूव करना है कि यहाँ पर इसमें एक नहीं दो गधे हैं। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे एक नहीं दो गधे हैं। दूसरा गधा, अरे ये लड़का भी तो गधा ही है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अरे इसने क्या किया, इसने वो पोटली अपने सर पे उठा के रख ली। अरे तो नीचे का नॉर्मल तो वही है, गधे के ऊपर लोड तो होता ही रह गया उसकी टांगों के ऊपर। ठीक है, क्या आप इस बात को प्रूव कर सकते हो?
क्या आप इस बात को प्रूव कर सकते हो कि ये n1 की वैल्यू कैसे आएगी? अभी इसके बाद एक चीज और आएगी जिसके अंदर आपको और मजा आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर आप एफबीडी बनाओगे तो वैसे तो आप अब मैं एफबीडी बना के दिखा सकता हूँ, काफी टाइम लगेगा, लेकिन चलो ये आपके लिए होमवर्क। मैंने अभी जो हमने एफबीडी बनाया ना, ये वाले एफबीडीज, ठीक इस तरीके से आप यहाँ पे एफबीडी बनाओगे तो आपको एक्चुअली यहाँ पे पता चलेगा कि जब आप सॉल्व करोगे तो n1 की वैल्यू जो है वो आएगी m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। ठीक है, कैसे आएगी? मतलब बेसिकली फोर्सेस बैलेंस करके। कोई भी एक चीज है, जैसे मान लो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जाएं, यहाँ पे हम पूछो n1 क्या है, तो अगर ये ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स भी जीरो होगी, तो n1 की वैल्यू 5g के बराबर आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, n1 प्लस 10g की वैल्यू n2 के बराबर हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, n1 n2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि n1 प्लस 10g की वैल्यू n2 के बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं 5g की वैल्यू n1 के बराबर है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा ऐसे यहाँ पे लिखा है। अब वैसे ही यहाँ पे एफबीडी बना के जब आप n1 n2 n3 की वैल्यूज निकालोगे और n1 की जब वैल्यू निकालोगे तो वो ये आती है। एक्चुअली सही बात तो ये है कि n1 डैश की वैल्यू भी यही आती है, और अगर n1 डैश की वैल्यू भी यही आती है, इस बात का मतलब क्या है कि गधे के जो पैर थे उनके ऊपर लोड पहले जितना था अभी भी उतना ही है। इस बेवकूफ ने बस वो पोटली अपने सर पे रख के अपना खुद का लोड बढ़ा लिया और कुछ खास नहीं किया इसके अंदर। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि जो नॉर्मल्स हैं वो नॉर्मल शुड भी आपस में, जो वो उसके ऊपर रखा है, अगर उसको लोड ही कम करना था तो या तो पोटली फेंक देता या नीचे उतर जाता, और बढ़िया होता नीचे उतर के पोटली सर पे रख के चलता। तब भी वैसे लोग उसको गधा ही बोलते हैं कि भाई जब गधा है साथ में तो पोटली अपने सर पे रख के क्यों चल रहा है। तो खैर एनीवेज वो तो खैर अलग बात हो गई। पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि अरे भवानी तुम कह रहे हो उज़्मा का कमेंट पढ़ो। अब उज़्मा का कमेंट कहाँ ढूंढूंगा मैं, कहाँ चला गया? आप इतने लंबे लंबे कमेंट्स। अच्छा ठीक है, तो उज़्मा ये कह रही है कि ये भवानी है और ये भवानी का कैमल है। भवानी कह रहे हैं कि सर उज़्मा का कमेंट पढ़ लो। अरे यार चलो पढ़ाई करो। हालांकि ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो इसलिए मैं इनको डांट नहीं सकता, लेकिन पढ़ाई करो, कॉन्सेंट्रेट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक लिफ्ट है। आज हम बात करते हैं वेटलेसनेस की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वेटलेसनेस क्या चीज होती है। ठीक है, वेट क्या होता है, वेटलेसनेस क्या होती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे मान लो एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऐसे बंधी हुई है और मान लीजिए कि यहाँ पे उसके ऊपर एक वेइंग मशीन फिक्स कर रखी है हमने, और वेइंग मशीन के ऊपर एक बच्चा खड़ा है। मान लेते हैं कि बच्चे का जो मास है वो 60 kg है। 60 किलो का बच्चा वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। और पहले तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो बच्चे का एफबीडी में क्या नजर आएगा? तो बच्चे का एफबीडी में ये नजर आएगा कि नीचे की तरफ तो लग जाएगी 60g, और अगर यहां का नॉर्मल n है तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग जाएगी वो हो जाएगा ऊपर की तरफ n। अब ऊपर लग गया n, नीचे हो गई 60g। एक्सेलरेशन के बारे में कुछ कहा नहीं है। पहला केस मैं ये मान के चलता हूं कि चलो लेट अस जस्ट अज्यूम कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है। अगर इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है तो यहां पर भी इसकी भी एक्सेलरेशन a है, और यहां पे हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू ma। अब एक छोटी सी बात, F इक्वल टू ma लिखते टाइम पिछले सारे क्वेश्चंस के अंदर एक्सेलरेशन 0 थी। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है जब एक्सेलरेशन है। जब भी एक्सेलरेशन होगी तो हम क्या करेंगे? जब भी एक्सेलरेशन होगी तो F इक्वल टू ma लिखते टाइम भाई हम लोग ये पढ़ रहे हैं F इक्वल टू ma लगा रहे हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं कौन से चैप्टर का नाम क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला लॉ F इक्वल टू ma। तो हम लोग हमेशा नेट फोर्स निकालेंगे इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को हमेशा हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, उस डायरेक्शन में जो फोर्सेज है उनको पॉजिटिव फोर्सेज माना जाएगा। तो उस केस में यहां पे जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी? वो हो जाएगी यहां पर F, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर वाली फोर्स होगी नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, नॉर्मल की यहाँ पे
फोर्स की लिखे ना, फोर्स लिख रहे क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल माइनस 60g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से पता चला नॉर्मल की वैल्यू आ गई 60 इंटू जी प्लस ए। वो तो क्या सॉल्व करके आ गया। अब एक बात समझ लो, वेइंग मशीन जो होती है वो वेइंग मशीन हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल नापती है। ठीक है, क्या शायद आपने कभी ये काम किया होगा कि जैसे आपका कोई दोस्त है या आपकी कोई दोस्त है, वो वेइंग मशीन के ऊपर चढ़ी कि यार देखे यार वजन कितना हो गया, और आपने बदमाशी करते हुए पीछे से एक टांग निकाली और वेइंग मशीन के कोने पे ऐसे रख के दबा दिया। क्या आपने ये काम किया है? ठीक है, तो जब आप उसको दबाते हो तो क्या होता है कि वो एकदम से वेट बढ़ जाता है। वो लड़की बेचारी दिमाग खराब कि हाय राम, सुबह तो मैं 45 किलो की थी, ये शाम ये मतलब ये 2-3 घंटे में 50 किलो की कैसे हो गई, और उसका मूड खराब। ठीक है, तो ये काम शायद आपने किया होगा कि वो कुछ नहीं, वो एक टांग लगा दी, जरा सा उसको पुश कर दिया। बेसिकली जो वेइंग मशीन होती है वो इंसान का वेट नहीं नाप रही होती है। ठीक है, एक्चुअली इनफैक्ट वेइंग मशीन जो है वो तो नाम ही गड़बड़ है, नाम है वेइंग मशीन। ठीक है, और जो चीज वो नापती है वो किलोग्राम से नापती है, वो मास नाप रही है वेइंग मशीन, नाप मास रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो बेसिकली वो ना तो वो मास नाप रही है ना वो वेट नाप रही है, वो तो नॉर्मल डायरेक्शन नाप रही है, कितने नॉर्मल से आपने उस मशीन को ऊपर से पुश किया हुआ था। ठीक है, तो जब आप उसको पुश करते हो तो पुश किया तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ उसका नॉर्मल निकल के आ जाता है। ठीक है, और वो जो नॉर्मल है वो यहां से आ गया। अब मान लो कि अगर ये लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी जी तो हो गया 10 प्लस 2 12 इंटू 60, और इसका मतलब जो वेट आ गया वो आ जाएगा 12 इंटू 6 720, और ये आ गया 720 न्यूटन। इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि वहां पे यूनिट है वो 72 किलोग्राम आ जाएगी। वहां जो रीडिंग आएगी वो नॉर्मल को 10 से डिवाइड करके लिख देता है, वहां पे जो लिखा हुआ आता है वो नॉर्मल को 10 से डिवाइड करके लिखा हुआ आ जाता है। तो 72 kg। तो वो बच्चा जो अभी 60 किलो का था, वो लिफ्ट चलनी शुरू हुई तो उसको जो अपनी रीडिंग है वो खड़े खड़े वो 60 से 72 हो गई। वो तो घबरा जाएगा, मेरा मास बढ़ गया। ठीक है, अगर यही एक्सेलरेशन मान लो 2 की जगह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती, अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाती? तो वो आ जाती 60 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 4 यानी कि 14। ठीक है, तो वो एक्चुअली 600 प्लस 240, 600 प्लस 240 हो गया 840, और इसका मतलब 840 न्यूटन, और इसका मतलब वो हो गया 84 kg। तो उसको अचानक अपना जो मास है वो 84 kg नजर आने लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? चलो उल्टा देखते हैं। अगर मान लो एक्सेलरेशन ऊपर की जगह नीचे की तरफ होती, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की जगह नीचे की तरफ होती तो क्या होता? अगर एक्सेलरेशन नीचे होती तो हम ये लिखते कि 60g माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आती है उस केस में? 60g माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 60a, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू हो जाती है 60 इंटू जी माइनस ए। इसको सॉल्व करके लिख दिया। और अगर वो 60 इंटू जी माइनस ए होती, अब मान लो कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती, अगर उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ होती, तो एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती तो क्या होता? तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है 60 इंटू 10 माइनस 2 यानी कि 8। ठीक है, 8 6 48, तो यानी ये 480 न्यूटन आता, और पता उसको ऐसा लगता है कि वो 48 किलो का हो गया, कि बच्चा सोचता है यार अभी तो 60 किलो का था, एकदम से लिफ्ट नीचे आते आते मैं 48 किलो का हो गया। इनफैक्ट और मजा आता अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती, तो उस केस में नॉर्मल की वैल्यू 60 इंटू 6 आ जाती, और यहां हो जाता 360 न्यूटन, और इसका मतलब हो जाता वो आदमी, वो बेचारा बच्चा खड़े खड़े 36 किलो का रह गया। और सबसे मजेदार चीज तो तब होती अगर यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो और बढ़ाते हम लोग, और बढ़ाते बढ़ाते उस एक्सेलरेशन को हम लोग यहां तक लाते लाते, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन को मैं कर देता बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जी ही कर देता। ठीक है, जी मतलब यहां से उद्घाटन कर दिया हमने रस्सी का, ऊपर जो रस्सी थी वो काट दी,
अगर वो पुली की रस्सी, ये जो लिफ्ट की रस्सी कट गई तो लिफ्ट जी से गिरेगी। अगर ये जी से गिरता तो उस केस में हम ये कह सकते थे कि नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। बेसिकली ये फ्री फॉल की कंडीशन होती, फ्री फॉल की कंडीशन होती, मतलब यहां पे नॉर्मल हो जाता 0, और इसका मतलब ये हो जाता कि ये भाई साहब हवा में उड़ रहे होते, वेइंग मशीन आंसर दिखाती 0। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग प्यार से वेटलेसनेस के नाम से जानते हैं। प्लीज नोट, वेटलेसनेस में एक्चुअली वेट गायब नहीं हो जाता। वेट तो 600 न्यूटन हर केस में नीचे लग रहा है, 60 जी हर केस में लग रही है, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही हो, चाहे नीचे जा रही हो, चाहे उद्घाटन हो गया हो, कुछ भी हो रहा हो, वेट हमेशा 60 है। सॉरी, मास हमेशा 60 है, वेट हमेशा 600 है। ठीक है, वेटलेसनेस सिर्फ एक कहने वाली बात है कि आप जब खड़े हो भाई, आप अगर आप अभी खड़े हुए हो या अगर आप अभी बैठे हुए हो, इन ऑल द केसेस आपको जमीन से या आपके नीचे जो भी टेबल है, कुर्सी है, उससे एक फोर्स फील हो रही है। ठीक है, दैट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द वेट इफ यू आर नॉट एक्सेलरेटिंग। ठीक है, पॉइंट यहां पर यह है कि अगर वो नीचे से फोर्स लगनी बंद हो जाए, जैसा कि इस केस में हो गया कि ऊपर से उद्घाटन कर दिया, सब गिर रहा है, तो वो लिफ्ट भी जी से गिर रही है, वेइंग मशीन भी जी से गिर रही है, आदमी भी जी से गिर रहा है, तो बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो जो वेट का जो एहसास है वो एहसास खत्म हो जाता है। वेट खत्म नहीं होता, वेट का एहसास खत्म हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वेटलेसनेस। ठीक है, अच्छा एक और बात होती है यहां पर एक और चीज है जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं, वो बहुत स्पेसिफिक चीज है, बहुत छोटी सी बात है जो इस बात को लेके गलत कहते हैं कि भाई जैसे हम अक्सर कहते हैं स्पेस में वेट 0 है, स्पेस में वेट 0 है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताओ, अगर आपने कभी वीडियोस देखे होंगे कि भाई स्पेस के अंदर कोई चीज मतलब स्पेस सैटेलाइट के अंदर जैसे एक एप्पल है, उसका एप्पल का ऐसे छोड़ा हुआ हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, या कोई चीजें जो है वो हवा में उड़ रही हैं और कुछ गिर नहीं रहा, और इनफैक्ट चीजें छोड़ो, जो एस्ट्रोनॉट खुद हैं वो खुद ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। ये चीजें आपने देखी होंगी कहाँ पे, उसके अंदर अरे वो क्या नाम है उसका, सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर के वीडियोस अगर आपने देखे हो कहीं, तो उसके अंदर वो लोग हवा में फ्लोट करते रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहां इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां वेट नहीं है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां वेट है या नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। क्या वो जो फ्लोट करते रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, वो जो फ्लोट कर रहे हैं वो फ्लोट क्यों कर रहे हैं? क्या वहां पे वेट नहीं है? क्या वेट है या नहीं है? आंसर है वहां पे वेट है। अरे है भाई। सैटेलाइट क्या है? चलो सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। बस देखो सीधी सी बात है, जैसे मान लो अगर आपने सीबीएसई से अगर आप हो तो 9th क्लास में आपकी एक किताब रही थी जिसका नाम था लखमीर सिंह मंजीत कौर, पढ़ी होगी शायद आपने। ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स ऑन फिजिक्स, और वो ये लखमीर सिंह मंजीत कौर के एस चंद की किताबें आया करती थी। ठीक है, और उन किताबों के अंदर तीसरा चैप्टर था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के तीसरे चैप्टर के आखिरी बनने पे डायग्राम बना था बड़ा खूबसूरत सा। डायग्राम क्या था? डायग्राम यह था कि गोला था विच वॉज सपोजिटली अर्थ। ये गोला वॉज अर्थ, और गोले के ऊपर था यहां पे एक ऐसे चोंच बनी हुई थी विच वॉज सपोजिटली माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलो थोड़ा और ऊंचा बना देते दिखाने के लिए। तो अब ये माउंट एवरेस्ट इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, फोटो वोटो खींच ली। अब क्या करें, टाइम पास चल रहा है। तो अब आपने क्या किया, आपने वहां से पत्थर फेंकने शुरू किए। ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, मजा आने वाला है अब आपको। तो आपने यहां से पत्थर फेंकने शुरू किए। आपने एक पत्थर फेंका, वो टच करके यहीं गिर गया। आपने थोड़ा जोर से फेंका, वो यहां गिर गया, और 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 दम लगा के फेंका तो वो यहां गिर गया, पूरी जान लगा के भी फेंका तो वो यहां गिर गया। फिर आपका मूड खराब हुआ, कहते यार बहुत हुआ सम्मान। फिर आपने गन निकाली। ठीक है, गन निकाली, यहां पे रखी और गोली चलाई, बैठ गए। प्लीज नोट, बैठना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर बैठोगे नहीं तो क्या होगा, बैठोगे नहीं तो क्या होगा, यहां से गोली चला ठाए और थोड़ी देर खड़े रहे, आवाज नहीं है, टन से करके पीछे से घोड़ी आगे बढ़ी। और ठीक है, तो बेसिकली ये गोली क्या हो रहा है, कोई गोली में रॉकेट तो लगा नहीं था कि वो उड़े जा रही है। ये गोली गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती, सब चीजें गिरी तो रही थी। ये गोली भी तो फ्री फॉल कर रही है।
और दिक्कत ये है कि वो कर तो फ्री फॉल रही है लेकिन कर नहीं पा रही, मतलब गिर तो रही है पर अगर लगातार गिर रही है पर धरती के सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही। और इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली सैटेलाइट जो होती हैं वो सारी ऐसी ही होती हैं, ठीक है। बेसिकली हमने ये पढ़ते पढ़ते धीरे से छोटे से में सैटेलाइट्स पढ़ डाली। सैटेलाइट, सारी सैटेलाइट ऐसे ही काम करती हैं, उनमें कोई रॉकेट नहीं लगा होता। ऐसा नहीं कि सर इतने सालों से मतलब 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 साल से सैटेलाइट घूम रही हैं तो उनके अंदर पेट्रोल कौन भर के आता है? एलियंस? नहीं, क्योंकि उनको कोई पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, स्विच ऑफ कर रखा है। बस एक पर्टिकुलर हाइट पे ले गए, पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका, बस वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। धरती उनको बेवकूफ बनाई जा रही है, आजा, आना, पास आना। वो जब मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, वो गोल 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 घूमती जा रही है बेचारी, धरती के पास तक पहुंच नहीं पाती। ठीक इसी तरीके से धरती जो है वो चांद को पिछले करोड़ों सालों से बेवकूफ बना रही है। और धरती को छोड़ो, सूरज जो है पूरे सोलर सिस्टम को बेवकूफ बनाया पड़ा है। आओ आओ आओ, पहुंचो आओ, तो वो हो यही रहा है। दिस इज व्हाट इज सैटेलाइट मोशन। और जब ये सैटेलाइट मोशन इस तरीके से हो रहा है तो बेसिकली फ्री फॉल है। मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि फ्री फॉल है। वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी फ्री फॉल कर रहा है। वो यही वाला केस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यही वाला केस है जिसमें उद्घाटन हो चुका है, ठीक है। वो सब फ्री फॉल हो रहा है। वो स्पेस स्टेशन गिर रहा है, वो आदमी जिसने एप्पल छोड़ा था वो गिर रहा है, वो एप्पल गिर रहा है, और ये सब को छोड़ो जो शूट कर रहा है वो गिर रहा है, और वो जिस कैमरे से शूट कर रहा है वो भी गिर रहा है। और सबकी एक्सेलरेशन सेम है, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। सर्कल में कोई चीज घूमती है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होती है, ठीक है। सबकी एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और इसीलिए वो जो एप्पल था उसको वो सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ नजर आता है, ठीक है। समझ में आई? हालांकि हम लोग यहाँ पे एनएलएम पढ़ते पढ़ते हम लोग ग्रेविटेशन और सर्कुलर मोशन और काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली, लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स यार, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि आप फील कर सकते हो इसे, आप देख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा हाँ यार ये हुआ होगा, अरे यार क्या मजा आ गया। समझ में आ रही है वाली बात? चलो, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग दिस एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, यू आर एबल टू फील द कंसेप्ट्स, ठीक है। और आप अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली एक बात समझ लेना, वेटलेसनेस का मतलब वेट नहीं हो। अच्छा, वेटलेसनेस का एक और एग्जांपल है, वो क्या है? वेटलेसनेस का एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है और वो है वो बड़ा वाला झूला। कितने हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे वो बड़े वाले झूले में बैठे हैं। बड़े वाला झूला होता है ना जिसमें वो ऐसे टोकरियां लटकी रहती हैं, ऐसे खूब सारी टोकरियां लटकी रहती है, टोकरी 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 टोकरी, खूब सारी टोकरी, ठीक है। वो झूला घूमता रहता है। अच्छा चलो जल्दी से मुझे बताओ, जब आप इस टोकरी में बैठे हुए होते हो, मतलब जब झूला झूल रहे होते हो, तो आपको जो ज्यादा मजा आता है वो कब आता है? ऊपर जाते टाइम या नीचे आते टाइम? या ये कहोगे जब पेट में पानी पानी होता है या गुदगुदी सी होती है, या जब मतलब भांति भांति के शब्द यूज किए जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम ये कहते हैं भाई सबसे ज्यादा जो थ्रिलिंग होती है, थ्रिलिंग मोमेंट जो होता है वो कब होता है? नीचे से ऊपर जाते टाइम या ऊपर से नीचे आते टाइम? चलो जल्दी से बताओ, देखें तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये ऊपर जाते टाइम ज्यादा थ्रिल होती है, नीचे आते टाइम ज्यादा थ्रिल होती है। ये पार्ट 1 या पार्ट 2? सबसे ज्यादा थ्रिल कहां पे आती है? तो एक्चुअली सबसे ज्यादा थ्रिल आती है, वो आती है सेकंड पार्ट में, जब ये नीचे आ रहा होता है तब सबसे ज्यादा मजा आता है। वो गुदगुदी मचती जोरदार। क्यों मचती है? क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन आती है, और एक्सेलरेशन जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो जब आप यहां पे होते हो तो ओमेगा स्क्वायर आर की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब आप ये समझो कि आप ये थे ना, ये मान लो टोकरी है, ठीक है। अगर ये टोकरी है और टोकरी में आप हो, ठीक है, और वो आप चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि आप खड़े हो। तो जब आप इसके ऊपर खड़े हो गए तो यहां से नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ आपके ऊपर, और आप पे mg भी लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन आपकी नीचे की तरफ आ गई ये वाली। तो उसके इसमें होगा क्या? इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा? mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma, और यानी नॉर्मल इधर चला गया तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg माइनस ma। जितना ज्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना कम होगा नॉर्मल। तो आपको आपके पैरों के नीचे
या अगर आप बैठे हुए हो तो आपके तशरीफ और जो वो ये है ना प्लैंक जो है या जो सीट है उसके बीच का नॉर्मल बहुत कम समझ में आएगा। आपको ऐसी फील आएगी कि जैसे नीचे से तो कोई फोर्स लग रही, हम कहीं हवा में ना रह जाएं। और जो डर होता है, जो थ्रिल होती है, वो इसी बात की होती है कि कहीं हम हवा में ना रह जाएं। नीचे का नॉर्मल कम हो जाता है तो हमको लगता है कोई हमको ऊपर उठा रहा है, ठीक है, एंड दैट इज द थ्रिल। और वो थ्रिल आती है सबसे ज्यादा सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। और दूसरी बात, वो जब धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है तब तक उसका एहसास धीरे धीरे हमारे दिमाग में बढ़ता है। सो दिस इज व्हाई सम पीपल एंजॉय, सम पीपल आर अफ्रेड, बट दिस इज द थ्रिल। और इनफैक्ट ये सिर्फ हमारे बॉडी पे नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारा मसाला भरा पड़ा है ना भाई। लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इसोफेगस है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बीच में सारे हमारे, तुम तो बायो के स्टूडेंट्स हो, तो हमारे बाकी जो ऑर्गन्स है वो भी भरे पड़े हैं। और उन सबको एक दूसरे के ऊपर एक नॉर्मल लगाने की आदत है, और हमें उस नॉर्मल को फील करने की आदत है। और नॉर्मल तो हर जगह कम हो जाएगा ना, जब पूरा का पूरा सिस्टम गिरेगा, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम के नीचे की तरफ आएगी, तो नॉर्मल हर जगह पे कम होगा। और अगर नॉर्मल हर जगह पे कम होगा तो क्या होगा, तो वो एक्चुअली ऐसा होगा कि बोला हर चीज फ्लोट कर रही है अंदर ही अंदर, जिसको हम लोग भाषा में क्या बोलते हैं, मतलब वैसे क्या बोलते हैं कि मेरे पेट में पानी पानी हो गया। समझो, जब आप ये बात बोल रहे हो तो बेसिकली यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट बॉयंसी, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, बॉयंसी की हम बात कर रहे हैं। कहते पेट में पानी पानी हो जाता है तो नीचे नॉर्मल कम हो जाता है ना, ठीक है। जब आप स्विमिंग पूल में अगर मान लो स्विमिंग पूल में यहां तक पानी है और आप उसमें अगर खड़े भी हुए पानी में, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका जो पैर है जब जमीन पे जो जितनी जोर से नॉर्मली पुश करता है उतनी जोर से पुश नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ बॉयंसी। समझ रहे हो, मतलब हमारी जो दिनचर्या है, डेली जो बातें हैं हमारी, उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है फिजिक्स, बस उनको शब्द नहीं मिल पाते। मेरा काम यहाँ पे यही है कि मैं जो जिस फिजिक्स, जिस फील की हम बात कर रहे हैं, उस फील को शब्द दूं और आपको बस समझा दूं कि भाई ये हो रहा है हमारी डेली लाइफ के अंदर। समझ में आ रही वाली बातें? चलो, मेरा सब्सक्रिप्शन कोड अनु 10 है बेटा। अनु या अनु 10 दोनों ही मेरे कोड्स हैं। ANU10 इज माई सब्सक्रिप्शन कोड, ठीक है। दुबे जी, कौश दुबे, ओके। चलो, समझ में आ रही बच्चों ये वाली सारी बातें? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू आर एबल टू फील फिजिक्स, ठीक है। इसको ये बहुत मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे पास ऑप्शंस दोनों थे, फिजिक्स और मैथ्स खासकर, क्योंकि मतलब जेई क्लियर किया था तो ऑब्वियसली मैथ्स का ऑप्शन था ही मेरे पास। एंड इनफैक्ट आई वाज काइंड ऑफ फोर्स्ड कि भाई यार मैथ्स पढ़ाओ। नहीं यार, फिजिक्स में मजा आता है। फिजिक्स को देख सकते हो यार, आप फील कर सकते हो रोजमर्रा की चीजों में, ठीक है। एंड आई एम मोर देन श्योर 11th 12th खत्म होते 12th की पढ़ाई खत्म होते अगर आप ये वाला सेशन भी चला रहे हो ना, तो भी 12th खत्म होते मोस्ट प्रोबेबली का ये तो खैर श्योर ही है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, बस सेशन अटेंड कर लिए, तो जब भी आप किसी भी चीज को देखोगे ना, चारों तरफ दुनिया में जो भी आपके सामने हो रहा है, यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फिनोमिना just by looking at it and by associating it with one or other chapter। किसी ना किसी चैप्टर से उसको आप एसोसिएट करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग एक्चुअली। मतलब और बड़ी अमेजिंग चीज भी लगती है कि यार आपको हर चीज समझ में आ रही है यार। आपने देखा कि एसी काम कर रहा है, एसी क्यों काम कर रहा है, ठीक है। जैसे वो एक गाना नहीं है, आसमां है नीला को पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। एक्चुअली अगर आप उस गाने को ध्यान से सुनो तो यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इट, ठीक है। तो एनीवेज अपन आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज है वो है सवाल। भैया शुरू हो जाता है क्वेश्चन से, बहुत देर होगी गप्पे मारते मारते, खूब सारी पढ़ाई कर लिया हमने, खूब सारा पढ़ लिया, ठीक है। चलो, तो अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर द नेट फोर्सेस। अरे भैया, अगर पानी में फ्लोट ही कर रहे हो, ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, जल्दी से बताओ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली जीरो। नेट फोर्स तो जीरो ही है ना, जो mg है और जो नॉर्मल और जो बॉयंट फोर्स है वो आपस में बैलेंस हो। जो कोई भी फोर्स है, मैं तो कह रहा हूं, नहीं पड़ी अपने फ्लूइड अभी तक, अगर वो एक ही जगह पे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स क्या है? जीरो। खत्म बात, ठीक है। चलिए पार्टिसिपेट करते रहना बच्चों, ताकि आपको मजा आता रहे, समझ में आता रहे। 2 persons hold a rope of negligible weight tightly at its ends so that it is horizontal. A 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint, which is now no longer remains horizontal, ठीक है। Minimum tension required to completely straighten the top is,
टॉप को स्ट्रेट करना भाई साहब। सवाल समझ में आ गया क्या? रस्सी की टेंशन, बहुत टेंशन है, ध्यान से देखो भाई। मान लो एक रस्सी, ये रस्सी ऐसे थी तो वैसे स्ट्रेट, पर यहां पे हमने 15 किलो का मास टांग दिया, ठीक है। मान लो रस्सी में जो टेंशन हो गई, यहां पे टेंशन हो गई टी, और ये भी चलो टी, सिमेट्री है। अब अगर यहां पे जो नॉट है वो नॉट मासलेस है, ठीक है। वैसे तो पूरी रस्सी मासलेस है, लेकिन जो बीच में जो नॉट है वो मासलेस है। अब ध्यान से समझना है इस बात को। अगर मैं लिखता हूं F=ma, और अगर किसी चीज का मास 0 है तो उसकी एक्सेलरेशन हो या ना हो, फोर्स अपने आप उसके ऊपर नेट 0 ही आएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन चाहे कुछ भी हो, फोर्स जो होगी वो 0 ही आएगी। और अगर फोर्स को 0 आना है तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी? 0। अब मान लो कि जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी ये एंगल थीटा हो गया, इधर भी थीटा हो गया, ये यहां भी थीटा हो गया। इस जगह पे अगर मैं फोर्सेस, इस नॉट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस दिखाऊं तो टी साइन थीटा, और नीचे हो गया 150, ठीक है। 15 किलो का मास है, 150 न्यूटन की फोर्स लगेगी, नीचे 150 न्यूटन की, और वही वाली यहाँ पे टेंशन आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स देखोगे तो ऊपर की तरफ आ गई टी साइन थीटा, इनफैक्ट 2t साइन थीटा, इधर की तरफ t cos थीटा, उधर की तरफ भी t cos थीटा, और नीचे की तरफ 150। और अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, t cos थीटा तो खैर कट ही गए, 2t साइन थीटा की वैल्यू 150 के बराबर आ जानी चाहिए। तो 2t साइन थीटा की वैल्यू आ गई 150, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? इनफैक्ट पूछा क्या है, रस्सी को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, मतलब थीटा कितना करना है? 0। उस केस में टेंशन क्या होगी ये पूछ रहे हैं वो। तो अगर आपको थीटा चाहिए तो क्या करोगे, कैसे लगा लोगे वो चीज? तो सिंपल सी बात यहाँ पे होगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 75 अपॉन साइन थीटा। ध्यान से समझना, अगर थीटा चाहिए 0, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए रस्सी, अगर थीटा चाहिए 0, इसका मतलब टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन विल टेंड टू इंफिनिटी। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। समझ में आ गई क्या बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, लो भाई एक और आ गया, फाइंड द टेंशन D2 इन द सिस्टम। अब देखो, इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई इसका एबीडी बनाओ, इसका एबीडी बनाओ, इसका एबीडी बनाओ, खुद जान जाओ, ठीक है। मतलब पूरे मैकेनिक्स में मेरा हमेशा एक रामबाण तो एक स्टैंडर्ड रामबाण तो रहता ही है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एफबीडी बनाओ, खुद जान जाओ, ठीक है। तो एनीवेज, अब यहाँ तो या तो आप यहाँ पे अलग अलग एफबीडी बना सकते हो। वैसे जो ट्रिक है यहाँ पे वो ये है छोटी सी, वो ये है कि आप एक काम और भी कर सकते हो, और वो ये है कि अगर मान लीजिए अलग अलग ब्लॉक्स हैं लेकिन उनकी एक्सेलरेशन अगर सेम है, जैसा कि यहां पर देखा सारे रुके हुए हैं, लेकिन अगर एक्सेलरेशन अगर आपकी सेम है तो आप उन ब्लॉक्स को एक हिस्सा एक बड़ा ब्लॉक मान सकते हो। तो यहां पे दो ट्रिक है एक्चुअली। एक तो ये हो गई क्या कि अगर दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तीन अलग अलग ब्लॉक्स हैं, खूब सारे सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स हैं, सबकी एक्सेलरेशन अगर सेम आ रही है तो आप उन सबको कंबाइंड एक ब्लॉक भी मान सकते हो जितने का आपको मन करे। अगर 4 ब्लॉक अगर मानो लाइन से लगे हुए हैं और सबकी एक्सेलरेशन सेम आ रही है तो आप चाहो तो चारों को एक साथ एक ब्लॉक मान लो, या उनमें से 3 को एक ब्लॉक एक सिस्टम मान लो, या 2 को एक सिस्टम मान लो, वो आप कर सकते हो। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी रस्सी में किसी भी पॉइंट पे टेंशन अगर पूछी जाती है, रस्सी में अगर किसी भी पॉइंट पे टेंशन पूछी जाती है तो हमारा काम हमेशा एक ही होता है, तरीका एक ही होता है कि उस रस्सी को वहां से काट दो, ठीक है। अगर आपसे किसी भी केस में यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेंशन पूछ ली, यहाँ टेंशन पूछ दी, तो आप उसके या तो ऊपर वाले पार्ट का या उसके नीचे वाले पार्ट का आप एफबीडी अलग से बना लो। इस केस में हमसे पूछा जा रहा है T2 मतलब ये पूछा जा रहा है, तो हमने क्या किया, हम इतने पार्ट का एफबीडी बना लेते हैं अलग से, ठीक है। हमेशा जिस जगह पर टेंशन पूछी जा रही है वहां से सिस्टम को काट के अलग कर दो। तो जैसे आपने इसको अलग किया, अब मुझे यहाँ पे नजर आया कि एक तो ये दोनों साथ साथ हैं, ठीक है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो 3 और 2 5 किलो का तो ये हो गया, और ये T3 इंटरनल फोर्स हो गई, ऊपर की तरफ लग गई T2 और नीचे की तरफ लग जाएगी इनकी mg, तो 2 और 3 5, तो यहाँ पे आ गया 50 न्यूटन, 5g कह देता हूँ, चलो 5g, g इज 10 तो 50 न्यूटन, ठीक है। तो बस यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, और ये रुका हुआ है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगी 0, तो ऊपर वाली फोर्स क्या है T2 और नीचे वाली फोर्स क्या है 5g, तो T2 वाली 5g के बराबर आ जाएगी और आंसर आ जाएगा कैलकाटा।
समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया भवानी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, अगला जो सवाल है वो ये, अ मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर्स फ्रॉम अ सीलिंग। ठीक है, तो ये रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, ये कुल मिला के 1 मीटर ये 1 मीटर ये, और अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। ये मिड पॉइंट ऑफ द रोप पे 50 न्यूटन की फोर्स और चेप दी पकड़ के। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रोप एंड द वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम? हाँ, तो 60 न्यूटन का डब्बा है, 50 न्यूटन की वो यहाँ पे फोर्स लग गई। सिंपल सी बात है, इस जगह पे इस जो बीच में एक नॉट बन गई वो मासलेस है। मासलेस है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगी उसके ऊपर? 0। तो उसका एफबीडी बनाओ, खुद जान जाओ। उसका एफबीडी बनाओगे तो क्या नजर आएगा? एक तो यहाँ पे T1 बनी हुई है, तो T1 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। T1 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना आएगा? ऊपर की तरफ फोर्स हो गई T1 cos थीटा, और यहां वाली फोर्स हो गई T1 sin थीटा। और जा ये कहीं रानी है, ये जा भी रहा हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मास 0 है तो फोर्स तो 0 ही आएगी, बिकॉज F इक्वल टू ma होता है। अगर किसी चीज का मास 0 है तो फोर्स को तो झक मार के 0 होना पड़ेगा। अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब, अच्छा टेंशन T2 यहां पे टेंशन कितनी हो जाएगी? उसके लिए इसका एफबीडी बनाओ, खुद जान जाओ। इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या नजर आएगा? इसके एफबीडी में नीचे तो लग गई 60 न्यूटन और ऊपर लग गई T2, और ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब T2 की वैल्यू 60 आ जाएगी क्या? और जैसे ही T2 की वैल्यू 60 आ गई, और यहां पर कहां गया? इसका एफबीडी में नीचे की तरफ T2 लग रही है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स हो गई, वर्टिकल में ये फोर्स हो गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं T1 sin थीटा की वैल्यू आई 50, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये कह सकता हूं T1 cos थीटा की वैल्यू आ गई T2। T1 cos थीटा की वैल्यू आ गई T2 खुद है 60। ठीक है, बस दोनों का डिवाइड कर दो। जैसे ही दोनों का डिवाइड किया, T1 से T1 कटा, और tan थीटा की वैल्यू बिल्कुल बढ़िया दौड़ते भागते गिरती पड़ती आ गई 5/6। तो थीटा आ गया tan इनवर्स 5/6। तो आंसर हो जाएगा कैलकाटा। दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया बच्चों, पार्टिसिपेट करते जाना। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग रेहान, बहुत बढ़िया उस्मा, गुड गोइंग पूजा, शाबाश बच्चों। आंसर्स लिखते जाओ, आंसर अटेम्प्ट जरूर करते जाना। अगर आंसर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं सब काम करने का। हाँ भाई, कंस्ट्रेंट मोशन का भी अब यहाँ पे यूज हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आज ही कर रहे थे हम ऐसे क्वेश्चंस। The pulleys and strings shown in the figure are smooth and are of negligible mass। बहुत कुछ भी जान के इससे हमें क्या पता चलता है? अगर पुली स्मूथ है इसका मतलब यहाँ की टेंशन और यहाँ की टेंशन आपस में बराबर है। चलो यहाँ T मान लेते तो यहाँ भी T हो गई। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, और इसका मतलब ऊपर टेंशन है और नीचे तो mg है ही सही। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई भाई साहब, T इक्वल टू mg। दूसरी बात, अगर ये थीटा है, अच्छा ये T है तो ये भी तो T है, क्योंकि ये भी तो mg है, तो ये भी T है। इसका एफबीडी बनाओगे तो खुद जान जाओगे। क्या जान जाओगे? जल्दी से बताओगे। नीचे फोर्स क्या आएगी यार, जल्दी बताओ। नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगी √2 mg। ठीक है, और ये हो गई T cos थीटा, इधर से भी हो गई T cos थीटा, तो ऊपर की तरफ फोर्स हो गई 2T cos थीटा। ये बात समझ में आ रही क्या? और जैसे ये आया 2T cos थीटा, एम दे रखा है क्या कुछ? अच्छा T तो mg है, ओके। और वैसे तो क्या इधर भी होती है हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होती है, T sin थीटा भी होती है, T sin थीटा भी होती है, पर वो तो कैंसिल हो जाती है हॉरिजॉन्टल वाली, तो वो मैं लिख नहीं रहा। और अगर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब 2T cos थीटा इज इक्वल टू √2 mg, mg इंटू √2, और T खुद है mg, तो 2 इंटू mg इंटू cos थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू mg। mg से कट गए mg, और cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। आंसर आ गया एक बार फिर कलकत्ता। समझ में आ गई क्या? कैलकाटा आ गया 45 डिग्री। समझ में आ रही सबको? बहुत बढ़िया, पूरा भर गया भर गया भर गया। चलिए, तो आई होप जो जितने बच्चे हमारे 11th की, अब तो 11th की जो पढ़ाई कर चुके हैं, जो 12th की पढ़ चुके हैं, और खासकर जो ड्रॉपर्स हैं, उनको ये वाला सेशन जो है उनके बहुत बहुत ज़्यादा काम आ रहा होगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला सवाल। समय कितना हुआ है? अभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला कि भाई एक यहाँ पे बॉल थी, अरे वो तो ये तो सिस्टम हमारे पास रखा हुआ है, ये रहा ना।
ठीक है, तो अब बेसिकली ये है कि एक दीवार है, ठीक है, जैसे मान लो मेरा हाथी हो गया दीवार, ठीक है, और ये बॉल ऐसे है। अब ये बॉल ऐसे टांग के रखी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ टेंशन होगी और कुछ यहाँ से नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, ये मेरे हाथ से यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है। वैसे ये सीधा वर्टिकली लटका होता, लेकिन नहीं, हमने तो दीवार लगा दी यहाँ पे, और दीवार लगाने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक नॉर्मल इधर की तरफ लग गया। अब अगर एक नॉर्मल इस तरफ लग गया तो क्या होगा, तो वो नॉर्मल की फोर्स, नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है, और ये सारी फोर्सेस वगैरह जो भी हैं वो निकाल लेते हैं। क्या आएगा देखो, तो एक इधर से नॉर्मल लग गया, नीचे डब्ल्यू लग गया, इधर टेंशन लग गई, और वैसे इन्होंने तो कुछ खास बोला नहीं है, बेचारे सीधे साधे लोग हैं। आर वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, टी वेक्टर का सम 0 आएगा, सही बात है, इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स से 0 आनी है, तो ये वाली बात तो सही हो गई। और क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर आप एफबीडी की बात करते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि टी, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना, तो टी कॉस थीटा तो डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल फोर्स 0 हो गई, और टी साइन थीटा की वैल्यू आर हो जाएगी, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, टी से टी कट जाएगा, तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई r बाई डब्ल्यू। ये कहीं लिखा है क्या, हाँ लिखा है ना, r इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, r इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, तो ये वाली बात भी सही हो गई। अच्छा, और एक और बात क्या है, एक्चुअली इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देते तो टी स्क्वायर की वैल्यू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाती, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यानी कि ये वाली बात भी सही हो गई, यानी कि एबीडी सही हो गया, एबीडी सही हो गया, मतलब आंसर एक बार फिर आ गया कैलकाटा। क्या बात है, पिछले 2-3 क्वेश्चन का आंसर कैलकाटा ही आया, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर आ जाएगा कैलकाटा। सबको समझ में आ गई क्या बात, इसी बात पे अगला सवाल, 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 kg एंड 10 kg आर कनेक्टेड, एक की पुली पे टांग दिया, एक्सेलरेशन पूछ रहे, तो भाई देखो सीधी सी बात है, वैसे तो खैर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, दोनों का एबीडी बनाओ, खुद जान जाओ, यहाँ पे टेंशन टी मान लो, यहाँ पे टेंशन टी मान लो, इसके एबीडी में क्या नजर आएगा, अगर आप फोर्सेस देखोगे तो पहले इसका एबीडी बनाते हैं, तो इसका एबीडी में क्या नजर आया, नीचे लग गई 5G, ऊपर लग गई टेंशन। लेट मी जस्ट से कि इसकी एक्सेलरेशन ए नीचे है तो इसकी एक्सेलरेशन ए ऊपर हो जाएगी, अगर ए ऊपर एक्सेलरेशन है तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, t माइनस 5G इज इक्वल टू 5a। हमेशा एबीडी बनाते टाइम एक्सेलरेशन बगल में लिख लो, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक्सेलरेशन डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो t माइनस 5G इज इक्वल टू 5a। ऐसे यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा, नीचे की तरफ फोर्स है 10G, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, तो नीचे की तरफ हो गई, और इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या नजर आएगा, दूसरे का एफबीडी बनाओगे तो वो 10 हो गया, नीचे की तरफ लग गई 10G, ऊपर की तरफ लग गई t, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a आ रही है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लिखा 10G माइनस टी इज इक्वल टू 10a। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो। वैसे तो इसका स्टैंडर्ड आंसर होता है, और आंसर क्या होता है, एक्सेलरेशन इज एक्चुअली ऑलवेज गिवन बाय m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे एक्चुअली मैंने 10 और 5 लिखे हुए हैं, 5 को m1 और इसको 10 को m2 लिखते और फिर सॉल्व करते t को उड़ा के, तो एक्चुअली अपने आप इक्वेशन ये वाली आ जाती है, और ये स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्योंकि ये चीज़ कई बार काम आती है, तो इसे आप चाहो तो याद करके रख सकते हो, चाहो तो क्या याद करना ही है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये आपको याद रखना ही है, हर हालत में याद रखना है, इसको याद रखना बच्चों। तो बस वैल्यू डाल दो, और क्या 10 माइनस 5 5 हो गया, 5G अपॉन 15, तो आंसर आ जाएगा G/3। एक बार फिर कैलकाटा, अरे कितने कैलकाटा हैं भाई, लाइन से आंसर कैलकाटा ही आया जा रहा है, यहाँ भी कैलकाटा, पिछले वाले का ये क्वेश्चन कहाँ मिस हो गया, अच्छा ये भी कैलकाटा, उससे पहले ये भी कैलकाटा, उससे पहले ये भी कैलकाटा, उससे पहले ये भी कैलकाटा, अरे चलो कम से यहाँ दिल्ली आया, ठीक है। एक क्वेश्चन मिस हो गया था बीच में, 7th क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, 8th वाला समझ में आ गया सबके। अच्छा 8th में एक छोटी सी बात और है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, टेंशन का भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टेंशन भी निकाल सकते हो ना, आप यहाँ पे टी और ए 2 वेरिएबल हो गए, तो एक को सॉल्व करते ये आता है, टेंशन आती है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। हर क्वेश्चन के जरिए जितनी बातें मैं आपको बता सकता हूं बताता जा रहा हूं। अच्छा एक बात और, इस सिस्टम को हम लोग प्यार से, इस सिस्टम का एक नाम है, क्या है सिस्टम का नाम, ये सिस्टम क्या कहलाता है, ये सिस्टम कहलाता है एट वुड मशीन,
ठीक है, दिस सिस्टम इज एक्चुअली नोन एज एटवुड मशीन। कभी कोई आपसे कह दे कि एटवुड मशीन रखी तो आप घबरा नहीं जा रहे, ये कौन सी मशीन होती है, कुछ नहीं यार, एक पुली पे 2 डब्बे टांग दिए बस, इसी को कहते हैं एटवुड मशीन, और ज़्यादा कुछ खास बात नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे पिछला सवाल कहाँ गया, हाँ पिछला सवाल ये रहा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M ऑन इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन टू द ब्लॉक। तो एफबीडी बनाओ, खुद जान जाओ। चलो भाई एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाएंगे तो क्या क्या नजर, क्या क्या पाएंगे, जल्दी से देख कर आएंगे। तो यहां पे एक ब्लॉक हो गया ये वाला, ठीक है, इस पे कुछ कुछ तो फोर्सेस लग रही है। एक फोर्स तो लग रही है mg, तो भाई यहां तो लग गई यहां पे mg के 2 कंपोनेंट हो गए, एक इधर वाला एक इधर वाला। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी फोर्स के कंपोनेंट बनाओ तो उस फोर्स पे जरा एक कट्टा जरूर लगा दो कि इसका काम हो गया। ये वाला फोर्स कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, ठीक है। और फिर हमने लगाई फोर्स। अब जो फोर्स हमने लगा रखी है उस फोर्स को भी तो कंपोनेंट्स आएंगे। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। अगर यहां पे एफ है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा। कंपोनेंट करते इसको भूल जाओ, ठीक है। एफ कॉस थीटा आ गया, एफ साइन थीटा आ गया। और कौन कौन सी फोर्सेस हैं, और एक नॉर्मल रह गया बस, एक ले देंगे, और नॉर्मल तो जमीन से परपेंडिकुलर लगेगा। ये हो गया नॉर्मल। और कोई फोर्स है क्या, नहीं, और कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, अब हो सकता है ये धक्का मारने की वजह से ऊपर चढ़ जाए या नीचे उतर जाए, ये हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, इस डायरेक्शन में जो इसकी एक्सेलरेशन आएगी वो पक्का 0 आएगी। और अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आएगी तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर लो। कौन कौन सी फोर्सेस है, नॉर्मल ऊपर लग रही है, एफ साइन थीटा नीचे लग रही है, mg cos थीटा नीचे लग रही है। तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। तो mg cos थीटा प्लस f sin थीटा कहीं दिख रहा है क्या, mg cos थीटा प्लस f sin थीटा, यानी कि आंसर आ जाएगा दिल्ली। समझ में आ गई है बच्चों ये वाली बात, बढ़िया समझ में आ गई बिल्कुल क्लियरली। चलो तो 8 सवाल मैंने कर दिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने क्वेश्चंस आप कल करके लाएंगे, ठीक है। एम्स 2018 का सवाल भी आ गया इसी बीच में, ठीक है। पर ये वाला सवाल जो है वो हम लोग कल सुबह 9:30 बजे डिस्कस करेंगे, और उसके आगे की पढ़ाई भी कल ही करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए एक बार मैं ये आपके सामने से निकाल रहा हूँ, बाई चांस अगर जो PDF है वो अपलोड होने में टाइम लग जाए तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने से निकाल देता हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, 8 तक हमने कर लिए हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सवाल। अच्छा, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया, और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो, ठीक है। जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये, ठीक है। तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फ़ायदा मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं।
हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है? अनु10। अनु क्यों? क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन। ठीक है, चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल एंड जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।